हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC07 के ग्रामर के क्वेश्चंस का आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको एक साउंड भी न सुनाई देगा ठक ठक की, तो एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ उसके नीचे वाले फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसी का ये आवाज़ है, तो आप लोग प्लीज़ टॉलरेट कर लेना ये आवाज़ को। एनीवेज, चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस वेयरएवर नेसेसरी। तो आपको फिल करना है इस ब्लैंक को। कभी कभी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है री राइट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो आप री राइट करोगे, फिर वापस से लिखोगे सारा कुछ और फिर उस ब्लैंक को फिल करोगे। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दे नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। आपको प्रेपोजिशन फिल करना है। कॉन्सेंट्रेट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑन आता है। यू विल स्टडी द इम्पॉर्टेंट कॉजेज इन्वायरमेंटल चेंज। तो कॉजेज हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है। यही यदि अगर रीजन आ जाता है तो वो अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर लेता है। आई डोंट लाइक वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स एट नाइट होगा। ओके, अब ध्यान देना, एट आया है और फिर नाइट आया, यानी नाइट के साथ आपका एट लगता है। फाइन। कभी भी नाइट के साथ इन नहीं लगता है, ये चीज आप ध्यान रखना, कभी नहीं लगता। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये सब के साथ इन लगता है और यहाँ पर आप फिर द भी लगाते हो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, मगर नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, ये चीज आप ध्यान दोगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर लगेगा सिंस 7 o'clock। अब सिंस और फॉर में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपका इसमें कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ, कहाँ पर सिंस यूज होता है और कहाँ पर फॉर यूज होता है। सपोज ये टाइमलाइन मैंने बनाया है, ओके, और इस टाइमलाइन में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और एक संडे भी ले लीजिए, संडे। यदि आप इतने सारे टाइम में, ये सारा टाइम है, मंडे एक टाइम है, ट्यूसडे एक टाइम है, वेंसडे एक टाइम है, इतने सारे टाइम में यदि आप एक सिंगल टाइम लेते हो तो उसमें सिंस लगता है, और यदि आप कलेक्शन लेते हो टाइम का तो फिर इसमें फॉर लगता है। जैसे ट्यूसडे है तो आप ये सिंस है और यहाँ पे फॉर, ठीक है। अब ट्यूसडे है तो आपने सिंगल टाइम लिया, तो सिंगल टाइम लिया है तो इसीलिए यहाँ पर आएगा सिंस ट्यूसडे, ओके। साथ में जब भी सिंगल टाइम लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें टाइम पता रहता है, टाइम नोन है। कैसे नोन है? 1 वीक में 7 डेज होते हैं और उस 7 डेज में मुझे पता है कि कौन से डे की आप बात कर रहे हो, ट्यूसडे, तो टाइम नोन हो गया और सिंगल टाइम है। मगर फॉर में आपका कलेक्शन होता है टाइम का। अब आप देखिए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 5 टाइम हो गया, तो 5 टाइम मिला के 5 डेज हो गया, तो यहाँ पर होगा 5 डेज। अब फॉर इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, यानी जब भी आपको टाइम का कलेक्शन दिख जाता है तब आप फॉर का यूज करते हो। और टाइम अननोन होता है इसमें। अननोन क्यों हम बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि मैं 5 डेज बोल रही हूँ, फॉर 5 डेज, तो इसका मतलब आपको पता नहीं है कौन सा वो 5 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है या सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है। तो एग्जैक्टली वो 5 डेज कौन से डेज हैं वो आपको नहीं पता है, इसीलिए टाइम अननोन है। और दूसरा, ये कलेक्शन ऑफ टाइम है, ओके। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारी सेंचुरीज होते हैं, उसमें से मैंने एक सेंचुरी लिया, 21st सेंचुरी, तो यहाँ पर क्या लगेगा? सिंस। बहुत सारे मंथ्स होते हैं, मैंने एक मंथ ले लिया, सपोज मई, तो क्या लगेगा? सिंस। अब बहुत सारे सेंचुरीज होते हैं, उसमें मैंने एक सिंगल टाइम लिया है, तो 21st सेंचुरी। और इतने सारे सेंचुरी में मुझे टाइम पता है कौन सा सेंचुरी है, 21st सेंचुरी। हालांकि यदि मैं लिख देती हूँ 8 सेंचुरीज, प्लूरल, कलेक्शन हो गया, तो आप यहाँ पर फॉर लिखोगे। बहुत सारे मंथ्स में सपोज मैंने ले लिया 6 मंथ्स, तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर, क्योंकि कलेक्शन हो गया। वैसे ही बहुत सारे डेज हैं, उसमें मैंने एक डे ले लिया, मंडे, और कई डेज ले लिए, 4 डेज। वैसे ही बहुत सारे ईयर हैं, तो मैंने ले लिया 12 ईयर्स, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक ईयर, 1999, तो सिंगल टाइम है और टाइम नोन है। इतने सारे ईयर में मैंने एक स्पेसिफिक ईयर ले लिया है और उस ईयर का नाम भी पता है मुझे। वैसे ही बहुत सारे डेज भी पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, तो उसमें भी एक पार्ट आप डे का लेते हो।
सिंस मॉर्निंग। गॉट इट? तो यानी एक पार्ट लिया, उस पार्ट का नाम भी पता है, सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट ऑफ द डे, राइट? तो इस तरह से आप ध्यान रखना, सिंस आप तभी यूज करोगे जब सिंगल टाइम हो और टाइम पता हो, और डेज आप जब कलेक्शन हो तो आप फॉर यूज करना। अब वैसे ही सिंस 5 o'clock, बहुत सारा टाइम है 24 आवर्स में, मगर मैंने एक लिया है 5 o'clock सिंगल टाइम। गॉट इट? इसमें लिख दूंगी फॉर 12 मिनट्स, कलेक्शन हो गया टाइम का। नेक्स्ट देखिए, आई विल अराइव समटाइम डैश 8 AM एंड 9 AM। इसमें एक चीज ध्यान रखना, एंड यूज है, तो एंड आपका बिटवीन के साथ पेयर होता है, एंड का बिटवीन प्रेपोजिशन है और ये एंड के साथ आता है। और यदि यहाँ पर टू आता, एंड की जगह अगर टू होता तो टू का पेयर ये प्रेपोजिशन बनाता है, फ्रॉम एंड टू। गॉट इट? मगर एंड है तो यहां पर बिटवीन होगा। नेक्स्ट 6B, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। द अग्रीव्ड मैन सेड दैट ही विल नॉट फॉरगेट द रॉन्ग डूअर। आपको इसमें एक एरर स्पॉट करना है, कभी कभी 2 एरर्स भी होते हैं, तो वो एरर को स्पॉट करके एरर को करेक्ट करके रीराइट करना है सेंटेंस। यदि प्रेपोजिशन का एरर है और आपको नॉलेज है प्रेपोजिशन के बारे में, ये एरर तुरंत दिखता है। वैसे ही आर्टिकल्स है, इसका भी एरर तुरंत दिखता है यदि नॉलेज है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, यदि नॉलेज है तो इसका एरर आपको तुरंत दिखेगा। मगर वर्ब का एरर के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर नॉलेज है वर्ब के बारे में तब भी एरर नहीं दिखता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हो, और यूजुअली CAPF में स्मॉल सेंटेंसेस देखते हैं, मिलते हैं, मगर यदि फिर भी आपको लंबा सेंटेंस लग रहा है और उसमें कंजंक्शन लग रहा है, तो आपको क्या करना है कि सेंटेंस को स्प्लिट करो। नाउ दिस इज द कंजंक्शन, कंजंक्शन के पहले एक सेंटेंस द अग्रीड मैन सेड, और कंजंक्शन के बाद एक सेंटेंस ये वाला। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस में यदि कोई वर्ब का एरर है तो ढूंढ लो। फर्स्ट सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, सेकेंड सेंटेंस में 2 वर्ब है, विल और फॉरगेट। ओके, तो जब लंबे सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें सारे वर्ड्स क्राउडेड दिखते हैं और उसमें हमें फिर दिखता ही नहीं है एरर। जैसे अगर सेंटेंस में एरर ढूंढना चाहते हो तो सेंटेंस को स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो। फिर अलग अलग कर दोगे तो सेंटेंस छोटे हो जाएंगे, और जब छोटे हो जाएंगे तो फिर उसमें आपको नजर आएगा। इसमें भी आराम से आपको एरर दिखेगा यदि आप सेंटेंस को छोटा कर दोगे। तो इसमें छोटा कर दिए सेंटेंस को, इसमें अब मेरे को सिर्फ एक ही वर्ब नजर आ रहा है, अग्रीड मैन सेड, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। नेक्स्ट है ही विल नॉट फॉरगेट, तो विल एक वर्ब है और मोडाल्स है ये। मोडाल्स के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो V1 be और हैव आता है, तो V1 आ गया फॉरगेट विल के बाद, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक एरर है, वो है कॉम्बो एरर। कॉम्बो एरर का मतलब होता है, एक्चुअली इस कॉम्बो एरर को हम कहते हैं टाइम कॉम्बो एरर। जब भी आपको 2 सेंटेंसेस दिखते हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसमें 3 टाइम कॉम्बो दैट इज नॉट पॉसिबल। पहला मोडाल्स मोडाल्स, ये मोडाल्स मोडाल्स टाइम कॉम्बो पॉसिबल नहीं है। तो अगर सपोज द अग्रीड मैन विल से दैट ही विल नॉट फॉरगेट, अगर सपोज यहाँ पर विल से होता और फिर यहाँ पर भी विल से होता, तो विल विल 2 मोडाल्स, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन फ्यूचर फ्यूचर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी विल यहाँ पर भी विल, तो फ्यूचर फ्यूचर कॉम्बिनेशन भी हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा कॉम्बिनेशन है पास्ट फ्यूचर, पॉसिबल नहीं है। अब देखो ये पास्ट है सेड और विल फ्यूचर, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टाइम कॉम्बो एरर है, सिर्फ मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि ये टाइम कॉम्बो एरर पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ओके, तो अब आप देखिए ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो अब आप क्या करोगे, सेड को से कर दोगे क्या? अगर हम सेड को से कर देंगे तो ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। स्टूडेंट्स इस 3 टाइम कॉम्बो के अलावा बाकी सारे टाइम कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट, सारे टाइम कॉम्बो पॉसिबल है, मगर पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। तो आप सेड का सेज नहीं करोगे, आप क्या करोगे, विल को हटा दोगे और इसके जगह वुड लिख दोगे। ओके, तो अब विल का पास्ट क्या हो गया, वुड हो गया, तो ये पास्ट और सेड भी पास्ट, तो पास्ट पास्ट का कॉम्बिनेशन भी होता है, तो इस तरह से करेक्शन करना है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन वॉज सो वीक टू क्लाइंब द स्टेयर्स। स्टूडेंट जब भी सो आता है तो इसके साथ हमेशा पेयर दैट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो आप सो लिखा है उसके साथ TO2 कॉम्बिनेशन ये गलत है, तो यहाँ पर TOO हो जाएगा, क्योंकि TOO के साथ कॉम्बिनेशन TO2 का होता है। मगर ये TOO कभी कभी अकेले भी आ जाता है, जैसे ही इज टू वीक, तो ये भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये जो सो है ये कभी भी अकेले नहीं आएगा। अगर आपने लिखा ही इज सो वीक तो ये गलत है, क्योंकि सो का मतलब होता है इतना, और इतना अगर लिख दिए तो फिर आपको की भी लिखना पड़ेगा। वो इतना वीक है कि चल नहीं सकता। ओके, तो सो की हिंदी होती है इतना, जो हमेशा की के साथ आता है, यानी सो हमेशा दैट के साथ आता है। और टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, तो वो जरूरत से ज्यादा वीक है। ओके, और अगर ही इज टू वीक टू वॉक लिख देंगे तो इसका मतलब कि वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता है। डिस्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस ही स्मोक्ड, तो इसमें बहुत कॉमन एरर है जो सभी को पता होना चाहिए कि डिस्पाइट जो है वो अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, इस चीज को ध्यान रखना। इंस्पाइट जो है वो अपने साथ ऑफ लेता है, और याद रखना इंस्पाइट अलग अलग लिखोगे, IN अलग, स्पाइट अलग। बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पाइट को एक साथ लिखते हैं तो वो नहीं लिखोगे। तो यहाँ या तो आप ऑफ हटा दो, या तो आप सिंपल सा इसकी जगह, या तो आप इसकी जगह इंस्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस ये लिख दो। ओके, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल कुड नॉट अटेंड द मीटिंग इन अकाउंट ऑफ इल, इसमें इन नहीं होगा, इसमें ऑन होगा। ओके, पहली चीज, प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? प्रेपोजिशन दो नाउन को जोड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बोलती हूँ बुक इज ऑन द टेबल, तो आप देखो बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, इसको कौन जोड़ रहा है? ऑन जोड़ रहा है। ओके, तो ऑन प्रेपोजिशन है, और बाकी भी जितने प्रेपोजिशंस हैं वो दो नाउन को जोड़ते हैं। नाउन का मतलब प्रोनाउन भी होता है। ओके, तो दो नाउन, दो प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन, ये सबको जोड़ते हैं प्रेपोजिशन। और ये जो इल है, इल आपका एडजेक्टिव है, ही इज इल, तो इल क्या है? एडजेक्टिव है। तो प्रेपोजिशन के बाद कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पर इल का नाउन क्या है? इलनेस। तो इसमें दो एरर है, पहला इन की जगह ऑन, दूसरा इल की जगह इलनेस। इन द कोर्ट रूम द एडवोकेट रेफर टू द ओल्ड केस, यहाँ पर टू होगा। ओके, जिसके पास मेरी बुक है उसमें पूरा प्रेपोजिशंस की लिस्ट दी हुई है, तो वो आप लिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन लेता है। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। डॉक्टर्स रेकमेंडेड वेरियस मेडिसिन बट द चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ। अब ये आपका सेंटेंस है, इसमें बोल रहा है कि यूज दो यूज करना है, और दो क्या है? कंजंक्शन है, यानी आपको कंजंक्शन यूज करना है। और कंजंक्शन यूज करना है तो आपको दो कंजंक्शन है उसको बट की जगह लेकर आना है, यानी जो बट कंजंक्शन उसको आपको हटाना है और इसके बदले दो लेकर आना है। ओके, दो का मतलब होता है बावजूद, अगर हिंदी बोले तो इसका मतलब होता है बावजूद, और बट का मतलब होता है किंतु, परंतु, अगर, मगर, फिर, यही सब। तो डॉक्टर्स ने बहुत सारे मेडिसिन रेकमेंड किए, किंतु चाइल्ड अपनी लाइफ खो दिया, यही है मतलब। यदि आप किंतु लिखोगे तो किंतु के बाद चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ आएगा, यानी ये जो बट है ये चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। मगर जब आप बावजूद लिखोगे तो अगर हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में आपको पता चलेगा ये बावजूद डॉक्टर्स रेकमेंडेड वाले सेंटेंस से जुड़ेगा। कैसे? मैं हिंदी बोल रही हूँ, डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया बहुत सारे मेडिसिन, इसके बावजूद में इसका कौन है? डॉक्टर्स रेकमेंडेड, यानी डॉक्टर्स बहुत सारे मेडिसिन रेकमेंड करने के बावजूद चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, दो डॉक्टर्स, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी, दो डॉक्टर्स रेकमेंडेड वेरियस मेडिसिन, फिर कॉमा दोगे, द चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ, ऐसे लिख सकते हो। या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, द चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ, the child lost his life though doctors recommended various medicines।
कैसे भी लिखो, आप देखोगे कि दो जो है इसी सेंटेंस से जुड़ेगा, डॉक्टर वाले सेंटेंस से जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब दूसरी चीज ध्यान रखोगे, जब भी आपका दो आता है या आपका ऑल दो आता है और आप सेंटेंस की शुरुआत में लिख रहे हो, तो फिर जैसे ये वाला है, दो डॉक्टर्स रेकमेंडेड वेरियस मेडिसिन, या तो आप यहाँ पर कॉमा दो, उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट करो, द चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ, या तो अगर कॉमा नहीं देना चाहते हो तो फिर येट लिखो, द चाइल्ड लॉस्ट हिज लाइफ, और कॉमा हटा दो और लिखो येट। मगर यदि आप दो और ऑल दो लिखते हो और फिर यहाँ पर बट लगाते हो, उसके बाद नया सेंटेंस शुरू करते हो, तो वो गलत हो जाएगा। दो और ऑल दो के साथ कभी भी बट, स्टिल, देयरफॉर कुछ नहीं आता है। दो और ऑल दो अपने साथ पेयर लेता है, या तो येट का लेता है, और येट नहीं लगाना तो फिर कॉमा लगाओ, ओके, वरना गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और आप ऊपर में जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, री राइट करना है, ओके। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि फिल करना है ब्लैंक को, तो आप फिल करो ब्लैंक को, मगर री राइट करना पड़ेगा, ओके। तो आपको प्रॉपर आई रिमेंबर ऐसे करके लिखना होगा, ओके। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर जब भी आपको वर्ब फिल करने के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहली चीज आप ये देखोगे कि मैं प्रेजेंट का वर्ब डालूं, या मैं पास्ट का वर्ब डालूं, या मैं फ्यूचर का वर्ब डालूं। सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है, ओके। दूसरी चीज आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा चलो मुझे पता चल गया कि मुझे प्रेजेंट का डालना है, मगर प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस का डालना है। आपको परफेक्ट डालना है, आपको कॉन्टिन्यूस डालना है, आपको सिंपल प्रेजेंट डालना है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डालना है, कौन सा, ये भी आप डिसाइड करोगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज आपको डिसाइड करना है वो कि कौन सा वॉइस डलेगा, एक्टिव वॉइस डलेगा कि पैसिव वॉइस डलेगा, ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। मगर अभी मैं ये वाला नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और पैसिव वॉइस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, ओके। और इसमें पैसिव वॉइस में शुरुआत में डूअर आता है, सॉरी डूअर नहीं आता है, नॉन डूअर आता है। जैसे आई है, रीड करने का काम कौन, आई कर रहा है ना, तो फिर ये एक्टिव वॉइस होगा। रिमेंबर करने का काम आई कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस होगा। मगर सपोज एनेक्डोट इधर पे आ गया, आई की जगह एनेक्डोट आ गया, तो रिमेंबर करने का काम एनेक्डोट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वर्ब कौन सा होगा, पैसिव वॉइस वाला होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें टाइम पहचान ले। तो रिसेंटली से पता चल रहा है कि इसमें हम वर्ब प्रेजेंट का यूज करेंगे, ओके। अब इसने रिसेंटली यूज किया है, तो रिसेंटली जो है परफेक्ट का कीवर्ड होता है, येट, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, ये सारे परफेक्ट के कीवर्ड होते हैं। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, आई हैव रेड, READ ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आई रिमेंबर, उसको याद आया, तो यहाँ पर आई रिमेंबर होगा, आई रिमेंबर एन एनेक्डोट विच आई हैव रेड रिसेंटली। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, बहुत ईजी है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ध्यान रखना, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आपका CDS में भी पूछा जाता है। ऐसा कंजंक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिस इज द होल और द स्नेक्स लिव्स हियर, ये दो सेंटेंसेस है और इसको आपको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ना है, और रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम करता है। अब क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो भी WH का वर्ड है वो सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, वेयर, व्हेन, हुज, which, सारे क्वेश्चन वर्ड जो कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। अब सपोज हु इज ही, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन का काम ही नहीं कर रहे हैं। कंजंक्शन का काम कौन करता है? जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है वो कंजंक्शन का काम करेगा ना। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो ये होल जो है वो क्या है? प्लेस है। तो प्लेस है, तो प्लेस के लिए आप क्या यूज करोगे? वेयर। दिस इज द होल वेयर द स्नेक्स लिव्स। समझ में आया? अब देखिए कोई कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इज का वॉज कर देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करोगे भाई। कौन बोल रहा है आपको टेंस चेंज करने के लिए? अब स्नेक्स है तो स्नेक्स का स्नेक कर देंगे, वो भी गलत, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिव का लिव्स कर देंगे, वो भी गलत।
अब स्नेक में एस कैपिटल कर देंगे, वो भी गलत। कभी कभी फुल स्टॉप भी नहीं पुट करते तो वो भी गलत, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो केयरलेस मत होना। अच्छा, अब जैसे अगर हु यूज करना है, ही इज द मैन हु, अब हु किस लिए यूज हुआ है? मैन के लिए। वैसे ही होल वेयर किस लिए यूज हो रहा है? होल के लिए। हु हेल्प्ड मी। क्लियर हो गई बात कैसे यूज करना है। जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, और ऐसा क्वेश्चन वर्ड जो कंजंक्शन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जॉन पॉज्ड वॉचिंग हिज फादर्स लाइट रिसीड। रीराइट इन कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आपको कोई भी कंजंक्शन नहीं दिखेगा। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें आपको फैन बॉयज कंजंक्शन दिखेंगे। फैन बॉयज का मतलब क्या है? एफ का मतलब फॉर, और फॉर यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन, जिसका मतलब बिकॉज होता है। ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बोथ, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। इसके अलावा कंपाउंड सेंटेंस और भी होते हैं जिसमें ये सब कंजंक्शन आपको मिलेंगे। पेयर कंजंक्शन, बोथ, एंड, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? फैन बॉयज और पेयर कंजंक्शन के अलावा जो भी कंजंक्शन है वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इफ है, बिकॉज है, सारे रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, ये सारे, देयरफॉर, ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ओके, इसकी लिस्ट मैंने बुक में दी हुई है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के, तो वो आप देख लेना। अब है क्वेश्चन, जॉन पॉज्ड एंड वॉच्ड हिज फादर्स लाइट रिसाइड। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप एंड यूज करोगे। अब याद रखना एंड कंजंक्शन है। अगर एंड कंजंक्शन है, ऑब्वियसली फैन बॉय से मैंने ए लिया है, एंड कंजंक्शन है तो इसके बाद एक सेंटेंस होना चाहिए और इसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए। तो पहले है जॉन नहीं है, सॉरी, जोश है, जोश पॉज्ड, ये एक सेंटेंस हो गया। कैसे सेंटेंस कब होता है? जब उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ऐसा वर्ब जिसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। फाइन, तो जोश पॉज्ड, जोश पॉज्ड, तो ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। फिर एंड लगा दिया। अब इसके बाद एक और सेंटेंस होना चाहिए। तो वो सेंटेंस, अगर हम वॉचिंग का वॉचिंग लिख देंगे ना तो वो सेंटेंस नहीं है, क्योंकि V4 हमेशा V4 रहता है, वो कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग, गोइंग क्या है? V4 है। मैंने लिखा दे आर गोइंग, तो यहाँ पर भी गोइंग क्या है? V4 है। ही सिंगुलर है तो इसीलिए सिंगुलर वर्ब लगा इज। दे प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लगा आर। अब देखिए गोइंग चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ही सिंगुलर है तब भी गोइंग का गोइंग, दे प्लूरल है तब भी गोइंग का गोइंग। तो V4 कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए V4 कभी भी सेंटेंस नहीं बना सकता है। सेंटेंस तभी होते हैं जब उसमें सब्जेक्ट हो और ऐसा वर्ब हो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो, टाइम के और नंबर के अकॉर्डिंग। मगर ये जो V4 है ये कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर एंड में के बाद अगर आप वॉचिंग सिंपली लिख दोगे तो वो V4 हो जाएगा और इसका मतलब वो सेंटेंस ही नहीं है एंड के बाद। तो एक्चुअली लिखना जोश पॉज्ड, जोश वॉच्ड हिज फादर्स लाइट रिसीड, ये लिखना है आपको, तो ये लिख दो। अब आप देखो जोश पॉज्ड एंड जोश वॉच, तो इसमें जोश बार बार रिपीट हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या लिखोगे? जोश पॉज्ड एंड ही वॉच्ड हिज फादर्स लाइट रिसीड, ये भी लिख सकते हो। जोश आप नहीं लिख सकते हो, वापस से रिपीट नहीं करोगे। ही लिख दो। अगर ही नहीं लिखना है तो ही को भी हटा दो, बेटर है जोश पॉज्ड एंड वॉच्ड हिज फादर्स लाइट रिसीड। जैसे हम बोलते हैं ना, ही केम बैक एंड स्लेप्ट, ही केम बैक या ही रिटर्न्ड होम एंड स्लेप्ट। तो स्लेप्ट कौन कर रहा है? ही कर रहा है। केम कौन किया है? ही किया है। वैसे ही पॉज कौन किया है? जोश किया है। वॉच कौन कर रहा है? जोश कर रहा है। ना आपको ही लिखने की जरूरत है ना जोश लिखने की जरूरत है। और वॉच यहाँ पर V2 है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर गेम इन इंडिया। अब इसमें चेंज टू सुपरलेटिव डिग्री, तो मोर पॉपुलर का सबसे पहले डिग्री चेंज कर लो। तो मोर पॉपुलर का क्या होगा? मोस्ट पॉपुलर होगा। आप सभी को पता है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड है तो आपका वो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर है तो कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो वैसे मोस्ट आ गया। सुपरलेटिव डिग्री में यूजुअली आपको ST मिलेगा और आपको कंपैरेटिव डिग्री में
ER या RE मिलेगा, बेटर, मोर, RE, ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ओके। एनीवेज, तो ये मोस्ट पॉपुलर हो गया, हमने यूज कर लिया। अब इसका कीवर्ड क्या है? इसका कीवर्ड द है। अब जैसे आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसका कीवर्ड क्या है? दैन है, ये मेजर कीवर्ड है। और एनी अदर क्या है? माइनर कीवर्ड है। ये द क्या है? मेजर कीवर्ड है। माइनर कीवर्ड है ऑफ, ठीक है। तो आप बस लिखो, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल गेम्स इन इंडिया, ऑफ ऑल गेम्स इन इंडिया, ओके। तो ये आपका मेजर कीवर्ड और ये आपका माइनर कीवर्ड। तो जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए बोला जाता है तो आप मेजर और माइनर कीवर्ड दोनों यूज करोगे। अब इसमें है, हिज बिजनेस वॉज ग्रोइंग सो फास्ट दैट ही हैड हार्डली टाइम फॉर अ फ्यू आवर्स स्लीप। हार्डली का मतलब होता है नो, ही हैड नो टाइम फॉर स्लीप, ओके। रीराइट बाय यूजिंग TOO। TOO का मतलब होता है वेरी, जरूरत से ज्यादा। तो सो की जगह आप TOO लगाओगे और TOO का पेयर होता है 2 + V1। तो हिज बिजनेस वॉज ग्रोइंग टू फास्ट टू हैव टाइम फॉर अ फ्यू आवर्स स्लीप, ओके। टू हैव टाइम लिखो या हैव की जगह आप गेट भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। याद रखना स्टूडेंट्स, TOO के बाद TO2 आता है और TO2 के बाद सिर्फ 3 वर्ब्स आ सकते हैं, V1, BE और हैव। एक्चुअली ये इन्फिनेटिव है, ओके। हम बोलना चाहते हैं कि इतना फास्ट किया कि उसके पास टाइम ही नहीं है सोने के लिए। तो अगर मैंने लिखा है टू गेट टाइम तो इसका मतलब टाइम नहीं है, इसके अंदर नेगेटिव मीनिंग इनहेरेंट है, ये चीज ध्यान रखना। टू गेट टाइम फॉर अ फ्यू आवर्स, तो इसका सही आंसर है हिज बिजनेस वॉज ग्रोइंग टू फास्ट टू गेट टाइम फॉर अ फ्यू आवर्स स्लीप। अब है, वुड ही आंसर मी रीराइट एज असर्टिव। तो असर्टिव जब भी पूछा जाता है इसका मतलब आप प्रॉपर सेंटेंस लिखोगे जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और असर्टिव में लास्ट में फुल स्टॉप आता है, जो देना मत भूलना, ओके। अब ये असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, मगर आप इसको पॉजिटिव असर्टिव बोल सकते हो, दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव यानी नॉट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉट नहीं भी आ सकता है, ये भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मगर आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आप मीनिंग चेंज नहीं करोगे और आप टेंस टाइम ये सब चेंज नहीं कर सकते हो। अब वुड ही आंसर मी है, ये इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बना दो, ही वुड आंसर मी, ओके। अब बोल रहा है क्या वो आंसर करेगा, तो एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही हूँ वो आंसर नहीं करेगा, ही वुड नॉट आंसर मी, और लास्ट में फुल स्टॉप दे देना, ओके। ये एक रूल है, ऐसे कई रूल्स होते हैं इंटरोगेटिव से असर्टिव करने के। दीज बॉयज आर वेरी ब्रेव, रीराइट एज एक्सक्लेमेटरी, तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क देना जरूरी है, तो आप लिखोगे हाउ ब्रेव दीज बॉयज आर, ऐसे लिखोगे। आप कभी ऐसे मत लिखना हाउ ब्रेव आर दीज बॉयज, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपने इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लिख दिया है। इंटरोगेटिव फॉर्म हमेशा आपका कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, Q फॉर क्वेश्चन वर्ड, A फॉर ऑक्सिलरी वर्ब और S फॉर सब्जेक्ट, तो ये गलत हो गया। आपको कसा का स्ट्रक्चर फॉलो करना है, देखिए हाउ बॉयज आर, तो कसा का स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, मगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ये चीज ध्यान रखोगे। ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम खालिद, चेंज द स्पीच। अब स्पीच में चेंज करना है तो आपको जब भी डबल कोट्स ऐसे दिखता है तो समझ जाना कि वो डायरेक्ट स्पीच है और आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो 3 चेंजेस आते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा आप यहाँ पे कनेक्टर यूज करोगे, कॉमा और डबल कोट्स हटाकर, क्वेश्चन मार्क हटाकर, अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो सारा हटा के आप कंजंक्शन यूज करोगे, और लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप तो रहेगा ही, कंजंक्शन यूज करोगे और फिर इसमें ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें भी चेंज लेकर आओगे।
तो 3 कंपोनेंट्स में आपको चेंज लेकर आना होगा। और इनडायरेक्ट स्पीच में आप हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में आप याद रखना कभी भी आपका टाइम, टेंस या प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो ही सेड टू हिम है तो ही का ही रहेगा, और सेड पास्ट है तो आप इसको टोल्ड कर दो, रिक्वेस्टेड कर दो, ऑर्डर्ड कर दो, आस्क्ड कर दो, जो करना है करो, मगर टेंस नहीं चेंज करोगे। वैसे जो करना है वो मत करना, वो यहाँ पर सेड होगा, आस्क्ड होगा, टोल्ड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, वो सारा इस पर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन में है, इज नॉट योर नेम खालिद, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो इसमें आप आस्क्ड लिखोगे और प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे, आस्क्ड प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ही आस्क्ड हिम। इज नॉट योर नेम खालिद, अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट में चेंज लेकर आना है, वो है कनेक्टर में। अब अगर सिंपल ये सेंटेंस होता, एफर्मेटिव एजर्टिव सेंटेंस होता, तब आप दैट लगाते। कहने का मतलब अगर होता योर नेम इज नॉट खालिद, तो फिर आप दैट लगा देते। योर नेम इज नॉट खालिद तो ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब, तो आप दैट लगाओगे। मगर यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में स्पीच में 3 कनेक्टर लग सकते हैं, इफ या वेदर और या क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड तभी कनेक्टर लगेंगे जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नजर आएगा। दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। इफ और वेदर तब लगेगा जब आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा। तो आप इफ और वेदर यूज करो क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। और वेदर मत यूज करना क्योंकि इसकी स्पेलिंग में आप लोग गलती कर सकते हो। इफ यूज करो, इसकी स्पेलिंग में आप मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट हमें रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज लेकर आने हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आप टेंस में, टाइम में, प्रोनाउन में आप चेंज लेकर आते हैं, ठीक है। तो टाइम और टेंस तभी चेंज होता है जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, तब जाके आप यहाँ का टेंस और टाइम चेंज करोगे। तो ये पास्ट में है तो चेंज करो। तो इज का क्या होगा, वॉज, फाइन। अब ये कनेक्टर है तो कनेक्टर के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद आप वॉज यूज करोगे, फाइन। अच्छा, उसके बाद खालिद यूज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर फुल स्टॉप। अब यहाँ पर फिर मैंने बोला प्रोनाउन भी चेंज होगा, तो प्रोनाउन यहाँ पे योर है। तो योर कौन है, ये हिम है, हिम से पूछ रहा है ना कि तुम्हारा नेम खालिद है कि नहीं, तो योर क्या होगा, हिज हो जाएगा। ही आस्क्ड हिम इफ हिज नेम वाज खालिद। नेक्स्ट है यू डिडंट हेल्प हर, चेंज द वॉइस। अब इसमें सिंपली वॉइस लिखा है, एक्टिव वॉइस में चेंज करोगे कि पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। सबसे पहले आप वॉइस को आइडेंटिफाई करो। हमेशा याद रखना जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, पता चल रहा है। दूसरी चीज है पैसिव वॉइस में कभी भी 3D यूज नहीं होता, डू डज डिड कभी यूज नहीं होगा। तो इसमें यूज हो रहा है तो ये पैसिव वॉइस है भी नहीं। तो आपको किस में चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि एक्टिव वॉइस में 3D का यूज होता है। एक्टिव वॉइस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो टेंस का भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, इसमें 3D भी है, ओके। तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आप कभी भी टाइम एंड टेंस नहीं चेंज करोगे। जैसे कि हम स्पीच में करते हैं वैसा आप कभी भी नहीं करोगे। दूसरी चीज ध्यान रखना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो टाइप ऑफ सेंटेंस में भी आप चेंज नहीं लेकर आओगे। अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा पैसिव में भी, अगर ये पॉजिटिव है तो पैसिव में भी पॉजिटिव रहेगा, अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव में भी इंटरोगेटिव रहेगा। तीसरी चीज ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में आपका ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा यूज होता है और साथ में एक और वर्ब, मेन वर्ब V3। हमेशा पैसिव वॉइस में V3 यूज होगा और हमेशा पैसिव वॉइस में एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोल रही हूँ तो कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकता है, मगर 3D कभी भी आप यूज नहीं करोगे। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। तो अब ये इसमें मेन वर्ब कौन सा है, हेल्प है। तो हेल्प का V3 क्या होता है, हेल्प्ड होता है, क्योंकि हमें पता है पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होता है। तो हेल्प्ड लिख दिया, हर का शी कर दिया, हर इधर आएगा और शी बन जाएगा, यू इधर पे लेकर आ गए, फाइन। अब उसके बाद डिड है तो पास्ट है, तो मैं पास्ट लिख दूं, शी वॉज। अब ये नेगेटिव है तो मैं कभी भी टाइप ऑफ सेंटेंस में चेंज नहीं करूंगी, तो शी वॉज नॉट हेल्प्ड बाय यू, इस तरह से।
नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग idiomatic expressions in sentences in order to bring out their meaning. Being in somebody else's shoes, walking in someone else's shoes makes you empathetic. तो इसमें ये बोला अगर हम दूसरों के जगह पर रह कर अगर हम सोचेंगे तो हम बहुत एम्पैथेटिक फील करेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे. सी आई टू आई इसका मतलब है कि अग्री होना. हिज फादर एंड ही सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग्स, इसका मतलब अग्री होना एक दूसरे से. कंगारू कोर्ट जिसमें कोई भी लॉज नहीं है, रूल्स नहीं है. ही वॉज ट्राइड इन अ कंगारू कोर्ट एंड हैंग्ड. बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, यानी आगे कुआं पीछे खाई, वो वाली चीज है. बाय वेविंग ऑफ द लोन ऑफ फार्मर द गवर्नमेंट इज कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप सी. कैच रेड हैंडेड इसका मतलब रंगे हाथों पकड़ना. ही ट्राइड टू चीट ऑन द एग्जाम बट हिज टीचर कॉट हिम रेड हैंडेड. ओके, सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना बेटर रहेगा.